नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी एक खास कार्यक्रम हीरोज़ ऑफ एमपी में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीलेश पाटीदार। अगर बात की जाए तो कोरोना काल में किस तरीके की स्थितियाँ थी, किस तरह के हालात थे, आपने और हमने बड़े ही करीबी से देखे हैं। अगर बात की जाए तो कोरोना काल की बात की जाए तो डॉक्टर नीलेश जी पाटीदार ने किस तरीके से मरीजों को देखा और किस तरीके से उन मरीजों को ठीक किया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो केरवेल हॉस्पिटल की बात की जाए तो मरीजों की यहाँ पर एक कतार थी, यहाँ पर बेड खाली नहीं थे, ऑक्सीजन और तमाम जो सुविधाएं थी वह भी भरपूर थी। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो यहाँ पर लगातार मरीजों को सुविधा दी जा रही थी और कई तरीके के मरीज यहाँ पर ठीक भी हो रहे थे और खासकर कोरोना के मरीज। अब बात करते हैं डॉक्टर नीलेश जी से। नीलेश जी, अगर बात की जाए तो कोरोना काल में जब पहली बार पेशेंट नीमच में कोरोना का आया था तो किस तरीके से आपको महसूस हुआ कि अब नीमच में भी कोरोना आ चुका है? देखिए, जिस प्रकार से अपन न्यूज़पेपर में देख रहे थे जब अपने इंडिया में कोरोना नहीं था, तब से जो हम सुन रहे थे कि जिस प्रकार से मरीजों में लक्षण आ रहे थे कि भाई कि सांस फूलना, मरीजों को आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ रही थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही थी। तो फर्स्ट वेव में जब देखा जाए तो हमने यह सोचा था कि भाई इस तरह की परिस्थितियाँ आएगी तो उस तरीके के संसाधन हमारे अभी देश में इस तरह के संसाधन अभी उपलब्ध नहीं हैं। तो वो तो भगवान का शुक्र है कि जो फर्स्ट वेव में है इस तरीके के पेशेंट बहुत ही कम आए हैं। जिस प्रकार से हमने जो उम्मीद लगाई थी कि भाई कि उम्मीद तो नहीं कह सकते इसको, कि भाई अनुमान लगाया था कि भाई कि ये बहुत घातक साबित होगा। तो इस प्रकार के लक्षण जो देखने को मिले हैं अपने को, दूसरी कोरोना की जो दूसरी वेव थी उसमें अपने को इस प्रकार के लक्षण देखने को मिले हैं जिसमें सब तरफ त्राही मच गई थी। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से दूसरी वेव की बात की जाए, दूसरी लहर की बात की जाए तो मौत का आंकड़ा भी और संक्रमण का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा था। तो कितनी बड़ी चुनौतियाँ उस समय मरीजों को लेकर आपके सामने थी, और अगर बात की जाए तो किस तरीके से मरीजों को आप देख रहे थे? देखिए, अप्रैल के पहले सप्ताह से जब अपने यहाँ मध्य प्रदेश और खासकर अपने नीमच में जब मरीजों की संख्या बढ़ने लग गई थी, तब से सब तरफ लोग डरे समय थे और रेमडेसिविर के लिए इंजेक्शन को जमा करने लग गए थे लोग कि भाई अपने को ज़रूरत पड़ेगी तो 5-5, 6-6 इंजेक्शन लेके। तो इसके लिए हमको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि भाई कि कहाँ से अरेंज करें, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ घुस गई थी बस कि रेमडेसिविर है तो अपन ज़िंदा बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी एक गलतफहमी साबित हुई। और जैसे जैसे अप्रैल का महीना बढ़ता गया वैसे वैसे मरीजों की काफ़ी संख्या बढ़ती रही और एक समय तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि हम दिन में 200-200 मरीज, 250-250 मरीज देख रहे थे। सुबह 7 बजे उठ के मरीजों को देखना शुरू करते थे, रात में 12 बजे जाते थे और रात में भी कई बार इमरजेंसी मरीज आ रहे थे, जिसकी हम लगातार हमारे से जो हो रहे थे भरसक प्रयास करके उनकी सेवा लगातार किए जा रहे थे। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती एक अपने आप को बचाने की थी और खासकर बात की जाए तो स्टाफ को बचाने की चुनौती, क्योंकि टीम वर्क अगर रहता है तो सब कुछ ठीक होता है। तो क्या सबसे बड़ी चुनौती अपने आप को बचाने के साथ अपनी टीम को बचाने की चुनौती थी, क्योंकि वो भी संक्रमित हो जाते तो फिर आप मरीजों को कैसे देख पाते? तो कैसे आपने उनको जो है अपनी टीम को बचाया? देखिए, ये सत्य बात है कि देखो, डॉक्टर और जो भी नर्सिंग स्टाफ है, जो भी हमारे सपोर्टिव स्टाफ है, मैनेजमेंट है, ये सब भी आप सभी लोगों की तरह के आम इंसान हैं। तो कहीं न कहीं हमको खुद को और घर वालों को एक चिंता लगी रहती थी कि कहीं कोरोना नहीं हो जाए, कुछ दिक्कतें नहीं आ जाए। तो हम सभी स्टाफ को वही कि पूरी तरीके से अपने मास्क पहन के रखे, सैनिटाइज़र करते रहे और एक जो डिस्टेंसिंग है वो उसका पालन किया जाए। हॉस्पिटल में जितना पॉसिबल हो सकता था हमने किया है, करवाया है और सभी लोगों को हमने वैक्सीनेशन करवा दिया गया था सरकार की तरफ से। जो पहला डोज लग चुका था उस वजह से हमको उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा और कहीं न कहीं एक थोड़ा सा जो डर था वो हमारा काफ़ी हद तक कम था कि हमको वैक्सीनेशन हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत कम है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो जो लहर, जो संक्रमण का आंकड़ा और जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि परिवार का सदस्य परिवार से दूर रह रहा था। तो क्या आपके स्टाफ ने कभी ऐसा लगा कि स्टाफ ने कहा हो कि डॉक्टर साहब अब हम नहीं आएंगे, या फिर आपके परिवार से ये कहा गया कि आप अब जो है मरीजों को देखना बंद कर दें, इस तरह का कोई वाक्य आपके साथ हुआ हो? देखिए, मेरे परिवार वाले तो मेरे निर्णय से सभी वाकिफ़ है और जो मेरे जानने वाले हैं वो भी मेरे से वाकिफ़ है कि जो मैं एक बार निर्णय ले लेता हूँ उससे पीछे नहीं हटता हूँ। इसलिए घर वालों ने कभी मेरे को इस चीज़ के लिए मना नहीं किया है कि मरीज़ देखना बंद करे, कि अपने नहीं देखना है, कि इस तरह की मरीज़ नहीं देखना है, कि कम देखना है, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे साथ मेरे पूरे परिवार का, मेरे वाइफ का, सभी रिश्तेदारों का सपोर्ट था अच्छा, कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और मेरे मन में भी एक ललक थी कहीं न कहीं जो संक्रमित हो रहे वो लोग अपने ही भाई बंधु है, अपने ही वर्ग से आते लोग सभी, तो उनको कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए।
और अब स्टाफ की रही स्टाफ की बात, तो स्टाफ ने भी हमारा पूरा कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। किसी भी स्टाफ ने ऐसा नहीं कहा कि भाई कि हम नहीं करना चाहते कोविड में काम, कि हमारे घर वालों ने मना किया है। हालांकि एक आध दो स्टाफ के घर वालों ने मना किया था, लेकिन उन स्टाफ को मैं दाद दूंगा कि उन्होंने उस घर वालों की जो बात थी उसको अनसुना करके फिर भी मानवता के लिए काम करते रहे। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो उस समय इस तरह की स्थितियाँ भी बनी थी कि विवाद की स्थितियाँ भी पनप रही थी। लोग सबसे पहले जा रहे थे कि मेरा इलाज सबसे पहले हो जाए। लोग आपके यहाँ पे हमने देखी कि एक बड़ी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई थी बाहर तक। तो क्या माना जाए उस समय एक बड़ी चुनौती उन पेशेंट को, उनके परिवारजनों को संतुष्ट करना भी एक बड़ी चुनौती थी, और एक एक करके बारीकी से पेशेंट देखने की एक बड़ी चुनौती थी। तो किस तरीके से उस चुनौती को आपने फेस किया? देखो उस समय जब मरीजों की संख्या बढ़ रही थी तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मॉर्निंग में जितने जल्दी अपन उठ के आके पेशेंट देख सकते थे उतना जल्दी मैं आया हूँ। 7:30 बजे भी आके हमने पेशेंट देखना स्टार्ट किए हैं। दूसरी बात ये कि जब हम अपने रिश्तेदार भी आए हैं तो उनको भी हमने सबको नंबर से ही लिया है। किसी को ऐसा नहीं है कि अपना रिश्तेदार है, अपने मिलने वाला है, अपना दोस्त है तो ऐसा नहीं कि भाई उसका पहले नंबर लगा लिया बाकी लोगों को बाद में, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया। और इसीलिए लोग क्या संतुष्ट थे कि कुछ लोग जानते थे कि ये इनका रिश्तेदार है, फिर भी देखो नंबर से ले रहे हैं, तो इस चीज़ से लोग खुश भी थे। अपन मानते हैं कि जब ये त्राही मच रही थी तब कुछ लोग गंभीर अवस्था में भी आ रहे थे, तो जितना हमसे हो सकता था हम करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी देखिए जिस प्रकार से मरीजों की संख्या थी उसको देख के पूरी तरीके से सभी को संतुष्ट कर पाना तो संभव नहीं था। फिर भी हमसे जितना बन पाया उतना हमने लोगों को संतुष्ट किया है, और आगे भी इस तरीके का कभी कुछ महामारी आती है तो उसके लिए हम करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक वाक्य हमें भी याद है, कोरोना काल के आपके बाहर जिस तरह से लहर थी, ग्रामीणों की भारी भीड़ आपके यहाँ देखी गई थी। तो उस समय जो बाजार में चर्चाएं थी कि डॉक्टर साहब बड़ी करीबी थी देखे, क्योंकि उस समय हमने आप देखा कि कई डॉक्टर जो है दूर से ही पेशेंट को देख के CT स्कैन और अन्य जाँचों के लिए भेज रहे थे। तो आपका ये सुना जाता था कि डॉक्टर साहब घनी भरे थी देखेगा वहाँ के वहाँ चालो। तो क्या किस तरह का सीन था और किस तरीके से आपने मरीजों को बिना उसके दूरियों के आपने मरीज को देखा? देखिए, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसी कुर्सी पे मरीज बैठते हैं, और जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ उसी कुर्सी पे मैंने पूरे कोरोना काल में और जब से हमने अस्पताल शुरू किया तब से इसी कुर्सी पे मैं और सामने वाली कुर्सी पे मरीज बैठ के काम करते आए। हमने कोरोना काल में भी यही सिस्टम बिल्कुल नहीं तोड़ा है। हमने डबल मास्क यूज़ किया, फेस शील्ड यूज़ करी ताकि हम संक्रमित ना हो, लेकिन उनको पूरी तरीके से स्टेथो लगा के उनका चेस्ट ऑस्कल्टेट करके हमने मरीजों को देखा है, ताकि मरीजों को कहीं ना कहीं इससे अपनापन भी लगता था। उनके मन में जो एक डर रहता था कि यार कि भाई इस बीमारी में कोई पास नहीं आ रहा, तो उनको हमारे पास बैठने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार कि नहीं, इतनी गंभीर बीमारी भी नहीं है कि जिससे देखो हम इनके स्टाफ नहीं डर रहे हैं, डॉक्टर साहब नहीं डर रहे हैं, पास में बैठ के हमको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आधा खौफ डर दूर हो जाता था। तो हमने यही सिस्टम कंटिन्यू जारी रखा कि भाई पास से ही देखना है अपने को, बस अपनी सुरक्षा के लिए फेस शील्ड वगैरह हमने पूरी तरीके से PPE किट पहन के मरीजों को देखा है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो सुविधाओं की बात की जाए, कमियों की बात की जाए तो ऑक्सीजन की उस समय बड़ी मारामारी मची हुई थी, CT स्कैन की एक बड़ी कतार लगी हुई थी। तो क्या माना जाए कि किस तरह की कमियां उस समय आपको याद है कि ये कमियां थी, तो इसको अगर पूरा कर लेते तो आज जो मौत का आंकड़ा वो कम होता? क्या मानते हैं आप, ऑक्सीजन की कमी मानते थे? देखिए, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी तो चल रही थी उस समय पे, लेकिन उससे भी सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी, लोगों के मन में जो खौफ पैदा किया गया है व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जो किया गया, उससे मरीज़ क्या है कि बहुत डर रहे थे। यानी और बहुत सारे मरीजों के मन में ऐसा खौफ था कि भाई शहर में पहुँचेंगे तो अपनी लाश उसमें पैक होके आएगी, हम जिंदा नहीं आ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन या फिर उनका मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं कि भाई कि ये चीज़ नहीं होती तो अपन कहीं जाने। और यंग लोग, खासकर इस सेकेंड जो वेव थी इसमें जो यंग लोग थे, यंगस्टर लोग बहुत ज़्यादा गए हैं जो 40 के एज के आसपास थे, तो ये कहीं जाने अपन बचा सकते थे। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि सोशल मीडिया पे जो अफवाहें चली है उससे भी लोगों की जाने गई है। और ऑक्सीजन की तो कमी देखो थोड़ा बहुत तो रही है, लेकिन फिर भी अपने जो कलेक्टर साहब है अग्रवाल साहब, उन्होंने और SP साहब सूरज गुप्ता जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश की गई। और बहुत सारे से सोशल वर्कर भी थे, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी आके अपना सहयोग दिया है, इसके लिए वो भी धन्यवाद के बहुत बहुत पात्र है। कि ऐसी विभीषिका में जब लोग सब अपने डर रहे थे, घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे, तो कुछ लोग बाहर आए, उन्होंने हमारे जो मेडिकल टीम थी, डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के काम किया है। तभी आज जो मौत का आंकड़ा है और बढ़ सकता था काफ़ी, तो इसको काफ़ी इन लोगों के प्रयासों से ही काफ़ी कम हुआ है।
डॉक्टर साहब, बात की जाए तीसरी लहर की जो खबरें निकल के आ रही है, तो क्या माना जाए, किस तरीके से आप मानते हैं तीसरी लहर, क्या जो पहली और दूसरी लहर जो हमने देखी है, क्या तीसरी लहर भी वैसी देखने को मिल सकती है? किस तरीके से आप इस तीसरी लहर को लेते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि भाई जो जिस प्रकार से अपने यहाँ इंडिया में वैक्सीनेशन हो चुका है और जिस प्रकार से लोग संक्रमित हो चुके हैं एक बार के, तो उसको देखते हुए इतना ज़्यादा खतरनाक जो आया सेकेंड वेव जो जितनी खतरनाक तरीके से थी, उस उतनी खतरनाक रहने की संभावना कम है। हालांकि फिर भी अब मैं लोगों से अपील करूँगा कि जो अभी कोरोना की जो गाइडलाइंस है, मास्क लगाना है, डिस्टेंस बना के रखना है, उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए। अभी कोरोना खतरा टला नहीं है पूरी तरीके से, कोरोना एकदम से ख़त्म नहीं हुआ देश से। अभी भी आप देखेंगे तो 10 से 12 हज़ार केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं इंडिया में, तो ये कहीं ना कहीं तो आ ही रहे हैं। तो अभी खतरा टला नहीं है, अभी पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन करना चाहिए लोगों को। तो ये थे डॉक्टर नीलेश पाटीदार, जिन्होंने बताया किस तरीके से हीरोज़ ऑफ एमपी के जो कार्यक्रम, हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि किस तरीके से कोरोना काल में डॉक्टरों ने सेवाएं दी। खासकर बात की जाए तो डॉक्टर नीलेश पाटीदार की बात की जाए तो उन्होंने किस तरीके से बताया कि मरीज को सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उसको संतुष्ट करना था, उसके पास में जाके उसके मरीज को देखना था, तो यही मरीज जो आधा ठीक हो रहा था। तो ये था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।